Assalamualaikum students. Today I am conducting the National English lecture and the topic of the lecture is paragraph writing. As we have studied about the tenses, articles, preposition, all the basic rules of grammar. So now it's not difficult to write a paragraph or write an essay. So today we covered the topic of paragraph writing. Breaking the large sentence, essay or topic into smaller pieces in a well-structured form is known as paragraph. कोई भी टॉपिक है, फॉर एग्जांपल माय कंट्री का टॉपिक है या टेररिज्म का टॉपिक है, उसके बारे में आपने लिखना है, 2-3 पेज का ऐसे लिखना है, लेकिन उस ऐसे के अंदर डिफरेंट जो है पैसेजेस होंगे, डिफरेंट पैराग्राफ्स होंगे, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। जहाँ आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं वो एक पैराग्राफ बन जाएगा, जहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपने देनी है कि टेररिज्म के ये एग्जांपल्स हैं, वर्ल्ड वॉर 1 है, वर्ल्ड वॉर 2 है, या फिर कहीं और जैसे कि वो एक दो वाक्यात और हैं टेररिज्म के जो कि डिफरेंट कंट्रीज के हैं, उनमें से जिसकी भी एग्जांपल देनी तो एक एग्जांपल्स का पैराग्राफ बन गया। फिर कोई कंक्लूजन देना है या इस वर्ल्ड वॉर को या टेररिज्म को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से इदारे काम कर रहे हैं या कौन कौन सी मीटिंग्स वगैरह हो रही है, उनकी डिटेल देखनी है, पैराग्राफ उसका बनता है। तो पैराग्राफ क्या करता है, किसी भी लॉन्ग स्ट्रक्चर को डिवाइड करता है कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में। The line that should include in paragraph is at least 3 to 5, not more. It includes topic sentences. एक पैराग्राफ के भी 2-3 हिस्से होते हैं। तो पहले पैराग्राफ के स्टार्टिंग में आपने जो है टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाने के, आप किस टॉपिक पे काम करने या किस टॉपिक पे बात करेंगे, as well as concluding sentences that refer to an overall structure. फिर आप जब कंक्लूजन पे जाते हैं, पहले तो आगे आपके पास टॉपिक सेंटेंस के अंदर आपने क्या किया, इंट्रोडक्शन दे दिया कि आप इस बारे में पैराग्राफ लिख रहे हैं। जैसे कि आप राइट कर रहे हैं अबाउट योर हॉबी, माय हॉबी इज रीडिंग बुक्स, प्लेइंग हॉकी या फिर वॉचिंग मूवीज। आप ये सारी हॉबीज कोई सी भी हॉबीज के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देंगे, आपको ये शौक कहाँ से हुआ और आप अपने किस रूटीन में इस शौक को या इस हॉबी को कितना टाइम देते हैं। दूसरा पैराग्राफ आएगा सपोर्टिंग सेंटेंसेस के अंदर वो उस पैसेज को लेके चलना है। व्हाट डज, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ व्हाट डज इट डू, मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ क्या है कि अगर आपकी मेन हॉबी क्या है, वॉचिंग मूवीज है, तो उनमें से कौन सी मूवीज आपको किस टाइप की पसंद है, वो आप देखते हैं, अपने दोस्तों के साथ देखते हैं और क्या नाम है, या सिनेमा वगैरह में जाके देखते हैं, टीवी वगैरह पे देखते हैं, इस तरह की डिटेल इसमें आ जाएगी। फिर तीसरा जो लास्ट वन होता है यानी पैराग्राफ जब आपका एंडिंग पे जा रहा है, तो आपने पैराग्राफ के एंडिंग में अपने पूरे पैराग्राफ को समराइज करना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है हाउ डू आई राइट वर्क, समराइज द मेन आइडिया ऑफ योर पैराग्राफ, मेक क्लियर व्हाट योर पैराग्राफ विल बी अबाउट। आप यहाँ पे पूरे अपने अपने पैराग्राफ में डिस्कस किया, उसको समराइज करेंगे। उसमें अगर किसी चीज़ के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस बताए जा रहे थे या दोनों चीज़ें बताई गई थी, तो लास्ट की 2-3 लाइन्स के अंदर आप उसको समराइज करके बताएंगे कि इस टॉपिक का पर्पस क्या था और इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा। टॉपिक ज़्यादा लेंथी नहीं, मैंने बहुत जल्दी आपको 2 पैराग्राफ कवर करवाती हैं, आगे भी इतना डिटेल में नहीं है। पहला हमने पढ़ लिया कि टॉपिक सेंटेंस, पैराग्राफ के अंदर पहला पार्ट जो है वो टॉपिक सेंटेंस कहलाता है। डिफरेंट टाइप्स की होती है पैराग्राफ कि हम किस टाइप का पैराग्राफ लिख रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। फिर आ गई सपोर्टिंग डिटेल्स क्या होता है, व्हाट आर द सपोर्टिंग सेंटेंसेस। जैसे मैंने ऊपर बताया था ना, सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद सपोर्टिंग सेंटेंस लिखेंगे, उसके बाद क्लोजिंग सेंटेंस लिखेंगे। तो अब इनको अलग अलग से बताया जा रहा है। ये सपोर्टिंग डिटेल्स क्या है, दे कम आफ्टर द टॉपिक सेंटेंस। ये टॉपिक सेंटेंस के बाद आई है, इनको फर्स्ट लाइन में या शुरू के 1-2 लाइन्स में आपने एक्सप्लेन कर दिया हॉबी के बारे में अपनी, ठीक है। और उसके बाद आपने बॉडी ऑफ पैराग्राफ भी तो लिखनी है। अगर आपको सिर्फ एक ही लाइन लिखनी होगी तो पैराग्राफ शुरू होता है खत्म हो जाता है। जैसे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, आपने पहली लाइन में लिख दिया कि दुनिया में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन उसकी वजूहत क्या है, किस वजह से वो बढ़ रही है, उसकी रीजंस लिखनी है, तो उसके लिए आपको सपोर्टिंग सेंटेंसेस की जरूरत होती है। तो आप वो सेंटेंसेस लिख के पैराग्राफ की बॉडी इंक्लूड करेंगे। व्हाट डू दे डू, दे गिव डिटेल्स टू डेवलप एंड सपोर्ट द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। यानी कि उसकी डिटेल्स दे रहे हैं कि जिस तरह मैंने उसकी टेररिज्म की एग्जांपल दी, तब उसकी डिटेल्स देंगे कि क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से कंट्रीज आपस में यूनाइटेड नहीं है और उनके दरमियान में लड़ाइयाँ हो रही हैं। वो ऑयल प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, और उसके अलावा जो है कहीं मनी का इशू है, ये सारे इश्यूज आ जाते हैं। या
बॉर्डर का इशू है कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जो लड़ाई चलती रहती है किस वजह से, कि बॉर्डर का इशू है कि ये हिस्सा हमारा है, ये हिस्सा तुम्हारा है, ये दरिया तुम्हारे, ये दरिया हमारे। तो वो सब इसके पैराग्राफ के मेन आइडिया को सपोर्ट करने के लिए ये वाले आपको रीजंस देंगे उसके अंदर। हाउ डू आई राइट देम? यू शुड गिव सपोर्टिंग फैक्ट्स, डिटेल्स एंड एग्जाम्पल। अब पैराग्राफ को कोई आप मामूली चीज ना समझे कि एक जर्नल सा पैराग्राफ भी तो लिखना है। डिपेंड करता है आपका टॉपिक क्या है। अगर आपका टॉपिक इस तरह से है जो कि नेशनल टॉपिक है या इंटरनेशनल टॉपिक है जिसके बारे में काफ़ी फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद हैं या उस पर कुछ रिसर्च हो चुकी है, तो आप उसको इंक्लूड करेंगे अपने पैराग्राफ के अंदर। अब ये तो एक छोटे मोटे टॉपिक है ना, माई हॉबी, माई बेस्ट फ्रेंड, माई फेवरेट एनिमल, ये सब स्कूल लेवल के पैराग्राफ के टॉपिक थे। उसके अंदर तो सिर्फ आप अपनी जर्नल लाइफ के बारे में बता रहे होते हैं। लेकिन जो इस तरह के टॉपिक हैं जिससे हर बंदा कनेक्टेड है तो उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी अच्छी चाहिए। तो टॉपिक अगर आपने खुद से सिलेक्ट करे, जैसे पैराग्राफ राइटिंग का कंपटीशन हो रहा है या मैं आपकी क्लास में कंपटीशन रखूँगी पैराग्राफ राइटिंग का करना है, एक टॉपिक दे तो उसके बारे में लिखना है और आपके पास सिर्फ एक ही पेज लिखना हो, तो उस पैराग्राफ को अच्छा बनाने के लिए उससे रिलेटेड जो रिसर्च है आपको वो करनी पड़ेंगी, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स इंक्लूड करने पड़ेंगे। फिर हम आते हैं क्लोजिंग सेंटेंस की तरफ। क्लोजिंग सेंटेंस में क्या है? द क्लोजिंग सेंटेंस इज द लास्ट सेंटेंस इन अ पैराग्राफ। जो आखिरी चंद सेंटेंसेस होते हैं उसकी क्लोजिंग सेंटेंस कहलाते हैं। इट रीस्टेट्स द मेन आइडिया ऑफ योर पैराग्राफ। आपके पैराग्राफ का जो मेन आइडिया शुरू में आप डिफाइन कर चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे वो एक दफा फिर से रिपीट होगा। How do I write one? Restate the main idea of the paragraph using different words. अब ऐसा तो नहीं है आप वही लाइन उठाएंगे और यहाँ रख देंगे, एग्जाम्पल ऊपर कि इस तरह से हो रही है या हम इसको क्यों खत्म करना चाहते हैं, इसको क्यों यूनाइट करना चाहते हैं। अब वो वाली लाइन रिपीट नहीं करनी है, लेकिन आपको डिफरेंट वर्ड्स यूज करने हैं, डिफरेंट फ्रेजेस यूज करने हैं और अपने उस मेन आइडिया को यहाँ पे रिपीट करना है। क्योंकि अगर आपका पैराग्राफ था एक पेज का या हाफ पेज का, रीडर अगर ऊपर से पढ़ता हुआ है किसी वजह से उसने नीचे पढ़ना छोड़ दिया फिर दोबारा वहीं से कंटिन्यू कर दिया, हो सकता है उसके जहन में वो बात ना रही हो या आपके बीच में इतनी एग्जाम्पल्स आ गई हो कि पढ़ने वाला ये भूल गया हो कि पैराग्राफ का मेन पर्पज क्या है। तो इसलिए जब आखिर में आप क्लोज करेंगे अपने पैराग्राफ का मेन पर्पज भी इसमें टॉपिक रिपीट कर रहे होंगे और साथ ही साथ जिसका कंक्लूजन आपने निकाला है वो भी वहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसको फाइंड आउट के आखिर में मैंने some एग्जांपल्स दी हैं आपको पैराग्राफ राइटिंग की, तो आपको पैराग्राफ पढ़ेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से पैराग्राफ लिखना है। देन यू विल आल्सो राइट द गुड पैराग्राफ। If you follow these elements properly while writing any paragraph, then your paragraph will be more attractive, interesting to the reader. जब भी रीडिंग में इंसान कब करता है? जब उसके लिए तो वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो या फिर उसके लिए उस टॉपिक में कुछ इंटरेक्शन हो, इंटरेस्टिंग हो, जब भी आप उसको जो है पढ़ने के लिए खुश हो। अब फॉर एग्जांपल हम ये ले लें कि एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, उसको मेडिकल के ऊपर एक पैराग्राफ लिखा हुआ नजर आए जो कि मेडिकल की किसी बीमारी से रिलेटेड है, तो उसको इतना इंटरेस्ट नहीं होगा उसको समझने में, ठीक है, या उसको पढ़ने में। लेकिन उसको कोई एक नई इन्वेंशन मिलेगी क्या नाम कोई इस तरह की कार, कोई ऑटोमेटिक कार किसी ने डेवलप की है जो है उसका उसके बारे में इंट्रोडक्शन आया वो पढ़े, या कोई न्यू मोबाइल लॉन्च हुआ है या आईटी का कोई नया सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है उसके बारे में कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो वो मोर इंटरेस्टेड होगा उस तरह की चीज़ें पढ़ने में जो उसकी फील्ड के रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो इसलिए अगर आप किसी जर्नल टॉपिक पे लिख रहे हैं तो वो जर्नल टॉपिक भी ऐसा होना चाहिए जिसमें जो है पब्लिक का इंटरेस्ट हो। कोई चीज़ ऐसी भी होती है कि लोग इतना ज़्यादा पढ़ चुके होते हैं कि उससे बोर हो जाते हैं, तो वो उस टॉपिक पे इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे, या फिर उस टॉपिक पे उनको इतने पैराग्राफ मिलेंगे कि हो सकता है कि आपके पैराग्राफ में बहुत ज़्यादा जान डालनी पड़े तब जाके कोई आपका पैराग्राफ रीड आउट करे। अगर मैथ्स की बात करें, जो लोग मैथ्स में इंटरेस्टेड होंगे वही मैथ्स वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेटर्स वगैरह के बारे में डिटेल दी गई है या किसी मैच की हिस्ट्री लिखी गई है, और जिसको मैच देखने इतना शौक नहीं है या उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता, तो वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे उन पैराग्राफ को पढ़ने में। तो अगर आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं पैराग्राफ राइटिंग की, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, टॉपिक सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जब टॉपिक सेलेक्ट कर लें तो टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद ये जो ऊपर 3 चीज़ें मेंशन की गई हैं, टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स एंड क्लोजिंग सेंटेंस, इन तीनों को आपने बहुत अच्छी तरीके से यूज करना है अपनी पैराग्राफ राइटिंग।
So to practice your paragraph writing skills, we have compiled a list of paragraph writing topics. मैंने यहाँ पे सिर्फ दो ही टॉपिक्स आपसे शेयर किए, आप उनके अलावा भी किसी टॉपिक पे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं. हम आगे इसको देखते हैं. Some useful transition words to write a good paragraph. जब आप मैंने आपसे शुरू में कहा था कि अपनी vocabulary strong हो, यानी इस तरह की बुक्स या फॉर्म्स ऑफ वर्ब या vocabulary ट्रांसलेशन वगैरह पढ़ते रहें और डेली यूज में भी इंग्लिश स्पीकिंग की कोशिश करें ताकि आपकी vocabulary अच्छी हो, आपकी स्पीकिंग पावर अच्छी हो. जब स्पीकिंग पावर अच्छी होगी, आप आपकी vocabulary अच्छी है, आप कुछ रीड कर रहे हैं तो आपको समझ भी आएगा. जब आप रीडिंग करेंगे तो फिर आप उसको अप्लाई करेंगे स्पीकिंग के अंदर. तो रीडिंग जो है आपको एक बेस्ट स्पीकर बना सकती है. अच्छा जी, अब हम ये पढ़ते हैं ट्रांजिशन वर्ड्स. ये मैंने क्यों लिखे ट्रांजिशन वर्ड्स कि जब आप पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हो, आपने किन किन वर्ड्स को यूज करते हुए अपने पैराग्राफ को मोर अट्रैक्टिव बना सकते हैं या मोर कनेक्टिंग बना सकते हैं. ऐसा ना हो कि एक लाइन के अंदर तो आपकी बात का मकसद कंप्लीट हो गया, फिर दूसरी बात शुरू हो गई, उसका लिंक पीछे वाली लाइन से नहीं, तो फिर भी वो पैराग्राफ पढ़ने में हमको मजा नहीं आएगा. जैसे हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं, स्टोरी के अंदर पहले किसी कार्टून कैरेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो उसके बारे में लिख दिया, या वैसे ही होते जंगल का बादशाह और वहाँ की शहजादी, वो इस तरह की कहानी होती थी ना बचपन में लोग पढ़ते थे. अब एक जंगल के बादशाह का जिक्र चल रहा है, यानी कि शेर का जिक्र चल रहा है, चलते चलते वहाँ पे कोई इंसानों का जिक्र शुरू हो गया या किसी शहजादी का जिक्र शुरू हो गया, तो वो कनेक्टिंग नहीं है. आप उसको कनेक्टिंग बनाएंगे कि भाई शहजादी का गुजर उस जंगल से हुआ, तो फिर उसने वहाँ पे देखा कि जंगल का बादशाह बैठा हुआ था, तो ये लिंक बन गया. तो इसी तरह से उन वो अल्फाज भी चाहिए, वो कैबलरी उनको इंग्लिश में चाहिए कि हम किस तरह से लिंक क्रिएट करें. तो शो एडिशन, अगर हम कोई बात लिख चुके हैं, अब हमें उसी बात में कुछ एडिशन करनी है. जैसे कि आप अक्सर बात करते हो ये नहीं बोलते, हाँ ये तो मैं बताना भूल गया या मैं बताना भूल गई, ये बात भी थी, या फिर अरे आगे सुनो. ये इस तरह की बातें आप जनरली अब हम उर्दू में बात करते हैं तो इसलिए हमें पता है उर्दू के अल्फाज, लेकिन राइटिंग आप कर रहे हैं इंग्लिश में. तो राइटिंग इंग्लिश में अच्छी जब होगी, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि अगर आपने अपनी इंग्लिश अच्छी बनानी है तो अपने इर्द गिर्द से लोगों पे आप प्रैक्टिस करें. अपने बहन भाइयों के साथ इंग्लिश में कुछ वर्ड्स में बात कर लें, कुछ ऐसे सेंटेंसेस आप जो है सीख लें कि आपने वो अपनी जबान पे रखने हैं ताकि आपकी वोकेबलरी अच्छी रहे. तो अगर आपने कोई चीज़ एडिशन करनी है तो अगेन एंड ऑल्सो बिसाइड्स ये सारी वर्ड्स यूज करके आप उसको अपने सेंटेंस को दोबारा से रीराइट कर सकते हैं, या फिर ऐसे सेंटेंस जिसका पर्पस वही है जो कि आप पिछले सेंटेंस में लिख चुके हैं, तो अगेन लिख के या एंड आई ऑल्सो वांट टू डिस्कस बिसाइड्स दिस, इस तरह के वर्ड्स यूज करके आप दोबारा उसको कंटिन्यू कर सकते हैं. टू गिव एग्जाम्पल्स, अगर आप किसी चीज़ की एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं तो हम लिखते हैं ई डॉट जी. ई डॉट जी के अलावा आप क्या लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, इनफैक्ट. जैसे हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, इनफैक्ट उसने ये भी कहा था, इनफैक्ट इसमें ये चीज़ भी इंक्लूड है. जैसे आप किसी मशीन के फंक्शंस बता रहे हैं कि ये मशीन ये काम कर लेती है. जैसे मैं वॉशिंग मशीन की अगर बात करूँ तो भाई ये ऑटोमेटिक मशीन है, कपड़े जो है हम इसके अंदर डालते हैं, धुल जाते हैं, फिर टाइमर लगा हुआ है, इतनी देर बाद इसमें जो है एक बेल बज जाती है, फिर वो आप उसमें पानी डालें तो वो कपड़ों को खंगाल भी खुद देगी, वॉश कर देगी. इस तरह की एग्जाम्पल अगर दें, लेकिन फिर आपको बताते बताते याद आए कि आप उसकी एक खसूसियत बताना भूल गए कि वो ड्रायर का काम भी करती है, ड्राई भी करती है. तो फिर आप इसको कैसे इंक्लूड करेंगे, इनफैक्ट इट कैन ड्राई योर क्लोथ्स. तो इनफैक्ट लिख के आप अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं, एग्जाम्पल को आगे बढ़ा सकते हैं. स्पेसिफिकली दैट इज टू इलिस्ट्रेट का मतलब ये होता है कि हम कोई चीज़ मजीद एक्सप्लेन करने जा रहे हैं विद एग्जाम्पल्स. टू कंपेयर, अगर किसी चीज़ को कंपेयर करवाना है, ऑल्सो, लाइकवाइज, सिमिलरली, इन द सेम मैनर, इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं कंपैरिजन के. और अनलाइक भी यूज होता है, कहीं पे कहीं लिखा होता है लाइक और कहीं लिखा होता है अनलाइक. इसका क्या मतलब होता है अनलाइक का, कि हमने जो पीछे एग्जाम्पल दिए, अब जो हम आगे वाली एग्जाम्पल दे रहे हैं वो उसके अपोजिट है. जैसे सन और मून, मून के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं तो लिखेंगे अनलाइक सन, के सन की तरह नहीं बल्कि सन के अपोजिट. सन क्या करता है, वो जो रोशनी देता है वो रोशनी गर्म होती है और वो रोशनी दिन में होती है. मून जो रोशनी देता है वो रोशनी ठंडी होती है और वो रात में होती है, और उन लोगों को वो रोशनी पसंद होती है और सन की रोशनी से या उसकी धूप और हरारत से लोग घबरा रहे हैं. तो इसलिए अनलाइक द सन, द मून गिव्स अ लाइट which has a cooling effect कह सकते हैं, या which has not a heating effect. इस तरह से हम अपना सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं.
टू कंट्रास्ट येट एट द सेम टाइम, बट मतलब कुछ चीज़ों का आपस में लिंक हो रहा है, तो हम इस तरीके से ये सारे वर्ड्स यूज करके इन सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन कर सकते हैं। फिर जब हम आते हैं समराइजेशन की तरफ या कंक्लूजन की तरफ, तो समराइजेशन या कंक्लूजन कैसे होगी? ऑल इन ऑल, यानी कि जो बात ऊपर डिफाइन की गई है उसमें ये है। इन कंक्लूजन, ये वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स आई कैन ऑल्सो राइट दिस सेंटेंस लाइक दैट, इस तरह भी कह सकते हैं। फिर आपका पैराग्राफ बहुत बड़ा होता जा रहा था, बहुत एग्जाम्पल्स आप देते जा रहे थे, फिर आपको ख्याल आया कि नहीं बस अब मुझे आगे नहीं करना, अब मुझे जो है अपनी एक्सप्लेनेशन यहाँ रोक देनी। तो कैसे रोकेंगे? इन शॉर्ट, दिस इज, वो जो भी लाइन है वो आप कहते हैं। ऑन द होल, दैट इज, देयरफॉर, टू सम अप। सम अप का वर्ड भी इसलिए यूज होता है कि मैंने जो कुछ इतनी सारी बातें की हैं, अब मैं उसको सम अप करने जा रही हूँ, यानी कि अब मैं उसकी एक ऐसी पंच लाइन या ऐसी कुछ दो तीन पंच सेंटेंस कहना चाह रही हूँ, ऊपर का जो कुछ कहा है उसका समराइजेशन इसके अंदर आ जाए। टाइम के बारे में कोई चीज शो करनी है हमें कि पैराग्राफ के अंदर टाइम से रिलेटेड हम कुछ लिख रहे हैं, तो आफ्टर, आफ्टरवर्ड, एज लॉन्ग एज सून एज, नेक्स्ट, सिंस, ये सारी चीजें यूज होती हैं। सिंस और फॉर का यूज हम कर चुके हैं टेंसेस के दौरान। क्या डिफरेंस था सिंस और फॉर का? सिंस हम जब यूज करते हैं जब हमें किसी चीज का एक्चुअल टाइम पता है, स्टार्टिंग टाइम, जैसे सिंस 1948, सिंस 1947। अक्सर वो केचप वगैरह के जो जार आते हैं नेशनल के, उस पर लिखा होता है सिंस 19, मुझे सन तो याद नहीं, लेकिन अक्सर लिखा होता है 1998 है या 1957, इस तरह की कोई सन लिखी, जिसका मतलब है वो कंपनी एग्जैक्ट इस ईयर में उसने वर्किंग करना स्टार्ट की। या पाकिस्तान हैज गॉट इंडिपेंडेंस सिंस 1947, पाकिस्तान को जो इंडिपेंडेंस मिली है वो 1947 से मिली है। लेकिन अगर हम फॉर लगा रहे हैं तो फॉर कब यूज होता है? फॉर यूज होता है जब हमें किसी चीज की स्टार्टिंग डेट नहीं पता। मैं ये तो लिख दूँ फॉर 2 days, या आई हैव बीन रिकॉर्डिंग इंग्लिश लेक्चर्स फॉर 2 days, मैं 2 दिन से इंग्लिश के सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रही हूँ। अब वो 2 दिन कब थे? अगर आप मेरी ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं फ्राइडे को, तो आप तो 2 दिन का हिसाब लगाएंगे कि मैंने बुध से रिकॉर्डिंग करना शुरू किया। लेकिन अगर आप ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं सैटरडे को, तो आप सोचेंगे कि मैंने जुमेरात से रिकॉर्डिंग करना शुरू की। तो फॉर जब है जब एक अनसर्टेनिटी हो, जब आपको एग्जैक्ट टाइम ना पता हो। लेकिन मैं बोलूँ कि आई हैव बीन रिकॉर्डिंग लेक्चर्स सिंस 8 जून, सिंस 6 जून, 7 जून 2021, अब आपको एग्जैक्ट डेट पता है। अब आप जो है कभी भी, चाहे 1 साल बाद भी मेरा ये सेंटेंस या रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, तो आपको पता होगा कि मैंने 7 जून 2021 को रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। सिंस और फॉर में ये डिफरेंस आ जाता है। टू शो प्लेस और डायरेक्शन, किसी भी प्लेस या डायरेक्शन के बारे में शो करना है, तो अबव ऊपर के लिए, बिलो नीचे, क्लोज, एल्सवेयर, फादर ऑन, हियर, इस फर्दर ऑन, इस तरह के वर्ड्स हम यूज करते हैं। टू द लेफ्ट, टू द राइट, ये सारे वर्ड्स डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं। चलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। 2 पैराग्राफ मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, 2 पैराग्राफ हम देख लेते हैं, उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगी कि आपका राइटिंग टॉपिक क्या है। अच्छा, अगर हम डिस्कस करेंगे पेपर के अंदर पैराग्राफ राइटिंग किस तरह आ सकती है, तो पैराग्राफ राइटिंग बिल्कुल सिंपली इस तरीके से आ सकती है कि आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इससे पैराग्राफ। अब डिपेंड, मोस्टली वो 3 नंबर या 5 नंबर का पैराग्राफ होगा। आपने उस टॉपिक के बारे में लिखना होगा और अंदाजा कर लें आप अपने मार्क्स से ही, मार्क्स देगा। 3 नंबर का पैराग्राफ है तो आप 7 से 8 लाइन में डिफाइन कर देगा। अगर 5 नंबर का आ रहा है तो 10-12 लाइन्स लिख लेगा उसके ऊपर। लेकिन सिर्फ लाइन की क्वांटिटी डिपेंड नहीं करेगी, डिपेंड क्या करता है कि आपका जो पैराग्राफ है उसका मटेरियल कैसा है। ऐसा ना हो कि जो चीज़ समराइज आखिर में लिखनी है वो आपने पहले लिख ली है, मेन आइडिया तो दे दिया है लेकिन उसके डिस्क्रिप्शन सही नहीं दे पा रहे, उसके बारे में एग्जाम्पल्स नहीं दे पा रहे। पैराग्राफ का टॉपिक जनरली होता है, यानी पैराग्राफ ऐसे से बोर्ड के एग्जाम में नहीं होता कि करंट डेज में जो टॉपिक वो मोस्टली हिट चल रहा होता है, उस टॉपिक के ऊपर पैराग्राफ लिखने का, ऐसे लिखने को आ जाता है। जैसे अगर कोई मैच हुआ होता है, सब के सब लगे हुए होते हैं उस मैच के बारे में, ऐसे उर्दू में और इंग्लिश में लिखते हैं इसको याद करने के लिए। तभी भी आप समझ सकते हैं कि करंट टॉपिक क्या चल रहा है दुनिया में, पूरी दुनिया में। बस उस करंट टॉपिक की आप तैयारी कर लेगा, उसके बारे में आपके पास पैराग्राफ राइटिंग आएगी।
अब वो जो करंट टॉपिक है सिर्फ वो एक स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, उस करंट टॉपिक की वजह से कई डिफरेंट टॉपिक्स निकल रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगी टॉपिक का क्योंकि आप लोग कुछ समझ गए होंगे उससे कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं, उसके बारे में आ सकता है पैराग्राफ लिखने को। तो पैराग्राफ राइटिंग की आपने प्रैक्टिस अच्छी कर लेनी है। इससे पहला लेक्चर मैंने आपको किसी और चीज़ का जो दिया था उसके अंदर भी मैंने बता दिया था कि उसकी प्रैक्टिस आपने कैसे करनी है, तो वो पेपर में इंक्लूड होगा। Now I am reading this paragraph. We all know that exercise is important in our daily lives. ये टॉपिक है, देखिए इन्होंने एक्सरसाइज को बता दिया कि एक्सरसाइज हमारी डेली लाइफ में जरूरी है, बट वी मे नॉट नो व्हाई और व्हाट एक्सरसाइज कैन डू फॉर अस, और हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए कौन सी एक्सरसाइज बेहतर है, हमें करनी चाहिए, कौन सी करनी चाहिए। अब आगे जा रहे हैं, अब सपोर्टिंग सेंटेंसेस इंक्लूड करते जा रहे हैं। पहली लाइन में देखें हमारे पास टॉपिक आता है कि एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। Supporting sentences में मैंने लिखा कि it's important to remember that we have evolved from nomadic ancestors who spent all their time moving around in search of food and shelter। कि हम ऐसे घरानों से बिलोंग करते हैं कि जहाँ पे हमारे अबाउट जो है वो सारा टाइम सर्चिंग में रहते हैं, किस चीज़ के लिए, फूड एंड शेल्टर के लिए, पैसे कमाना ताकि खाना खा सके 2 वक्त का और अपने फैमिली को शेल्टर प्रोवाइड कर सके। लार्ज डिस्टेंसेस पे ट्रैवल करते हैं, हमारी बॉडी इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि हम रेगुलर एक्टिविटीज़ कर सकें, लेकिन अपनी बॉडी को जो है सेहतमंद रखने के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। ये सारी बातें सपोर्टिंग सेंटेंस के तौर पे आ जाएंगी। ऐसा है, ये हाफ पैराग्राफ लिखा हुआ है, पूरा कंप्लीट नहीं है, तो इसका कंक्लूजन पैराग्राफ इसमें इंक्लूड किया जाएगा कि या आप इसी को कंटिन्यू करें अपनी प्रैक्टिस के लिए, तो इसके आगे से कुछ कंक्लूजन लाइंस लिख दें ताकि ये एंड हो सके, बट ये अभी पूरा एक्सप्लेन नहीं है। इसमें आप स्टार्टिंग लिख सकते हैं, स्टार्टिंग कैसे की गई है। एक और पैराग्राफ है, इसके अंदर हमें बोला जा रहा है कि कंक्लूडिंग सेंटेंस को इंक्लूड किया जाए। यू कैन रिड्यूस गैस कंजप्शन इन योर कार बाय केयरफुल ड्राइविंग एंड गुड मेंटेनेंस। डोंट स्पीड, गैस कंजप्शन इज अबाउट 10% हाई। अब देखें यहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स इंक्लूड हो, इसका मतलब जिसने लिखा है वो सिर्फ ख्याली बातें नहीं लिख रहा, उसने यहाँ पे कहीं स्टडी किया है इस बारे में, पूरा गैस कंजप्शन की कार्स के बारे में, और फिर उनकी डिटेल यहाँ पे लिखी है कि 10% हायर एट 60 माइल्स पर आवर देन एट 50 माइल्स पर आवर एंड इवन ग्रेटर एट हायर स्पीड। फिर बता रहे हैं कि फास्ट स्टॉप से और स्टार्ट से आप जो है अवॉइड करें। चेक योर टायर प्रेशर ऑफन बिकॉज यू अंडर इन्फ्लेटेड, ये सब पूरा आ गया। इसका कंक्लूजन क्या है, हम इसमें क्या बताना चाहते हैं, वो उन्होंने यहाँ पे लिखा है। टू कंक्लूड, इफ यू कीप योर कार इन गुड कंडीशन, अगर आप चाहते हैं अपनी गाड़ी को गुड कंडीशन में रखने के लिए और उसको केयरफुली ड्राइव करेंगे, तो आपका जो गैसोलीन यानी कि जो उसके अंदर गैस वगैरह यूज हो रही है आपकी गाड़ी के अंदर, आप उसके इस्तेमाल को कम कर सकते हैं। गैसोलीन इज श्योर टू डिक्रीज। तो ये हमने 2 पैराग्राफ यहाँ पे कर लिए हैं। रीड, इनके मकसद को आप समझ चुके हैं। टॉपिक्स फॉर प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस के लिए कौन कौन से टॉपिक हैं, मैंने यहाँ आपके इंटरेस्ट के भी टॉपिक इंक्लूड किए। पहले मैं लिख रही थी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और डिफरेंट टॉपिक्स, फिर मुझे ख्याल आया इन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, तो मैंने यहाँ आपको इंटरेस्ट के लिए टॉपिक दी, योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम, जो भी आपका टीवी प्रोग्राम फेवरेट है आप उसके बारे में, चाहे ड्रामा हो, चाहे कोई कॉमेडी प्रोग्राम हो, कोई म्यूजिकल प्रोग्राम हो, आप उसके बारे में डिटेल लिख सकते हैं। पहली लाइन में आप इंट्रोडक्शन दे दें कि ये प्रोग्राम मेरा फेवरेट है, अब वो क्यों फेवरेट है, उसके अंदर कौन कौन से एक्टर्स या फिर कौन कौन से लोग आते हैं, और उस प्रोग्राम का टॉपिक क्या होता है, वीक में कितनी दफ़ा वो जो है ब्रॉडकास्ट होता है टेलीविजन के ऊपर। बहुत से लोग यूट्यूब पे भी वेब सीरीज देख रहे होते हैं, तो आप उन वेब सीरीज का भी जिक्र कर सकते हैं। सेकंड पैराग्राफ है आपके पास, एन आउटिंग विद यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स। तो यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स के साथ कोई भी आउटिंग जो आपने की हो या अगर अभी तक नहीं की और आपके जहन में है कि अगर हमें मौका मिला तो हम यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स के साथ यहाँ घूमने जाएंगे, यहाँ खाना खाने जाएंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक पैराग्राफ लिखें। तो ये दोनों टॉपिक्स आप कवर करें, मगर याद रखिएगा एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं आएगा, एग्जाम में टॉपिक आएगा करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है।
तो जी अब आप ये देखें, ये एक वेबसाइट है ऑनलाइन, इसके अंदर आप क्या पैराग्राफ राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं इसका लिंक आपके डॉक्यूमेंट पे शेयर कर दूंगी। यहाँ पे आ रहा है रेट या पैराग्राफ, मेक योर ओन टॉपिक, स्टार्ट राइटिंग नाउ। जब आप स्टार्ट राइटिंग नाउ पे जाएंगे, ये आपके पास एक खुल रहा है पेज। इस पेज में क्या है, आपको टॉपिक दिया हुआ है कि आपका टॉपिक क्या है, और उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे गुड यू वांट अ फ्रेंड फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द कंट्री टू सी अ पर्टिकुलर प्लेस। अब यहाँ पे क्या टॉपिक है, आपका एक दोस्त है जो कि दूसरे कंट्री से आ रहा है आपके पास और एक पर्टिकुलर प्लेस को विजिट करना चाहता है आपके साथ। व्हाट प्लेस यू हैव पिक्ड टू शो योर विजिटर। आप सोचेंगे आप अपने विजिटर को कौन, मतलब अगर वो कराची आ रहा है तो कराची में आप उसको कौन सी जगह घुमाने के लिए लेके जाएंगे। इंटर योर चॉइस विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल। और अगर आप वाटरफॉल पे जा रहे हैं तो उसका आर्टिकल क्या लगेगा, द लगेगा, आ लगेगा। लाइब्रेरी में जा रहे हैं तो क्या लगेगा, इस तरह से वो अपने आर्टिकल यूज करते हैं। यूज ओनली वर्ड्स और फ्रेजेस, यू विल बी आस्क्ड टू राइट सेंटेंसेस लेटर। अभी क्या बोल रहे हैं, आप जो भी आंसर दें वो एक वर्ड में दे दें। फॉर एग्जाम्पल मैंने चूज कर लिया सी साइड। मैं शेयर करना भूल गई, देख लेना। यूज ओनली वर्ड्स और फ्रेजेस, बी ब्रीफ, यू विल बी आस्क्ड टू राइट सेंटेंस। यहाँ पे भी क्या पूछे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट शुड योर विजिटर नो अबाउट द सी साइड। अब आपका जो विजिटर है वो सी साइड के बारे में पहले से क्या जानता है। मैं फिलहाल यहाँ पे ऐसे ही लिख देती हूँ। और भी जितना इंक्लूड करना है आप इंक्लूड कर दीजिए। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। फिर अब यहाँ पे जो है इंक्लूड करते रहे, क्वेश्चन पूछ रहेंगे, आखिर में आपके पास एक सेंटेंस बना हुआ, आपको सॉरी एक पैराग्राफ बना हुआ मिल जाएगा। उस पैराग्राफ के अंदर जो भी ग्रामेटिकल एरर होंगे कुछ होंगे, जब इन दी एंड हम पहुंचेंगे तो हमको पता चलेंगे। मैं पूरा आपको करके तो नहीं दिखा रही, अभी आपको रन करना है, आपको देखना है। लेकिन एक बहुत अच्छी जो है मुझे लिंक मिला है जिससे आप पैराग्राफ राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस लिंक को हम इंक्लूड कर देते हैं। इस लिंक को ज़रूर विजिट करें, इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। जहाँ तक रही बात आपके मिड टर्म्स की, तो मेरी आज बात हुई थी, तो आपके मिड टर्म जो हैं जून के एंड में होंगे, इसलिए मिड टर्म के बाद के भी जो टॉपिक्स हमारे पास कोर्स आउटलाइन में है उनको भी हम हाथ साथ कवर कर लेंगे। फिलहाल हमारा यहाँ हम मिड टर्म से पीछे ही हैं। लेटर राइटिंग का टॉपिक रह गया। पैराग्राफ राइटिंग के बाद आपको लेक्चर मिलेगा वो लेटर राइटिंग पर होगा। कुछ पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स का है, इसके लिए मुझे ऑनलाइन क्लास लेनी होगी, रिकॉर्डेड पे काम नहीं चलेगा क्योंकि इससे आपकी पब्लिक स्पीकिंग करवानी है। तो अपने बारे में सब एक एक टॉपिक, ये जो पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हैं कोई एक टॉपिक के बारे में लिख लें, अपने बारे में लिख लें, अपनी हॉबीज़ के बारे में इस तरह से कुछ लिख लें। और स्पीक मतलब हर बंदे को 3-3 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 3 मिनट की उसने जो है स्पीच करनी है या कुछ भी पब्लिक स्पीकिंग करनी है। आप उसमें आप किसी भी टॉपिक के बारे में भी बता सकते हैं, या जो आप अपना पैराग्राफ लिख रहे हैं उसी पैराग्राफ को अच्छे से सिर्फ रीड नहीं करना, विद एक्सप्रेशंस उसको बताना है। आपके आवाज़ का उतार चढ़ाव जो होता है ना, जहाँ हम कोई भी चीज़ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है वो ज़्यादा जो है स्पेसिफाई करके बताई जाती है। कौन सी चीज़ जर्नल है उसको गो थ्रू कर दिया जाता है। तो इस तरह से आपने उसकी स्पीकिंग करनी है। It depends upon you that what topic you have selected for this. So now I am ending this lecture. We have covered the topic of paragraph writing. Our next topic will be public speaking. Sorry, letter writing, and after that it will be public speaking skills. Okay, Allah Hafiz.